छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या नहीं, इसी को लेकर पहले 28 जून से 1 जुलाई तक समीक्षा बैठक हुई। रिपोर्ट भी आला कमान तक पहुंची। फिर 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू हुई, जिसमें रणनीति तय करने के साथ साथ समन्वय बनाने को लेकर भी मंथन किया गया। लेकिन कांग्रेस की जब मीटिंग हुई है, तब सियासी गलियारों में संगठन में बदलाव की खबरें सरपट दौड़ने लगती हैं। इसके पीछे वजह बन जाती है विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हार। अब फिर से बदलाव की खबरों ने सुर्खियों में अपनी जगह बना ली है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर दीपक बैज भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की ओर बढ़ रही है और संगठन की रणनीति, संगठन की मजबूती को लेकर और आने वाला समय में हम सरकार की विफलताओं को लेकर हम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाएं। मुझे लगता है केदार कश्यप जी गलतफहमी में है और वैसे भी गलतफहमी के शिकार बहुत ज्यादा रहते हैं। मानसून सत्र ऐसा ना हो जाए कि मंत्रियों को सदन से भागना पड़े। कांग्रेस की मैराथन बैठकों को लेकर बीजेपी तंज कसने से नहीं थक रही। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अब इन बैठकों से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये तो वही जानती है। अब तक हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, ये भी तय नहीं हुआ। विधानसभा और लोकसभा की जो करारी हार मिली है, उससे वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि जनता ने उनका मुंह बंद करा दिया है। उनका बड़बोलापन खत्म हो गया है। वो कितना मजबूत करेंगे संगठन को, वो बता पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हार का ठिकाना किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसके लिए वो व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस चाहे अंदरूनी तौर पर कितनी भी कमजोर क्यों न हो जाए, लेकिन बीजेपी के हर बयान का पलटवार करना नहीं भूलती। इधर अब तक जो भी हुआ उसे कांग्रेस भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही नगरीय निकाय चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच अच्छा तालमेल चाहती है। लेकिन जैसे ही कोई बैठक होती है, कार्यकर्ताओं का गुस्सा हाल ही में बिताए सत्ता के 5 साल को लेकर उबाल मारने लगता है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति कैसे सुधरेगी, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। तो आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में समीक्षा का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है। किस तरह से आज समीक्षा की गई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिला अध्यक्षों की बैठक रखी गई और कल भी बैठक का दौर जारी होगा। तब उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, उपचुनाव पे जो फोकस है कांग्रेस का, उस पे है और संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन को मजबूती कैसे मिले, इस पे कांग्रेस जोर दे रही है। लेकिन कुल मिला के कि इस मंथन से, महामंथन से अमृत निकला, विष निकला। विष अगर निकला तो हलाहल कौन करेगा और अमृत अगर निकला तो वो किस में बटेगा, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है जी। समीक्षा बैठकों का दौर क्या हुआ इस महामंथन में? देखिए, किसी भी संगठन के लिए डॉक्टर अवधेश जी की संगठन में समीक्षाएं, लगातार बैठकें, ये उनके संगठन का अभिन्न हिस्सा है। और हर बैठक में देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की प्रत्येक बैठक में एक छोटे से छोटे बूथ कार्यकर्ताओं को भी उतनी ही आजादी है अपनी बात कहने का जितने एक वरिष्ठ मंत्री को है या किसी कदावर नेता को। ये महत्वपूर्ण अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। देखिए, जिस प्रकार से पहले भी समीक्षाएं बैठक हुई और हमने एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन के बाद आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए एक पूरी ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक कार्य योजना लेकर चल रहे हैं। देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की अवधि जी बात करूं तो 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में 100 नगर पंचायत है। ये हमारा जो इतिहास है, काफी अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा
रायपुर की बात करूं तो हम जब विपक्ष में थे तब भी हमारा महापौर था। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट है कि वो प्रणाली में परिवर्तन का प्रयास करती रही। आज कहीं ना कहीं बहाना बना के अपनी हार को स्वीकार करने का नैतिक साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा रही है। आज डायरेक्ट कर ले चाहे इनडायरेक्ट कर ले। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सरकार पे इनके छल पत्र पे भरोसा करके यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया। 6 महीने के अंदर वो अपनी गलती महसूस कर रही है। आज नक्सलवाद चरम पे, आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है और रायपुर की राजधानी में आदिवासियों की पीट पीट के हत्या कर जाती है, रेत का अवैध उत्खनन चालू, ऐसी लंबी लिस्ट है। तो 6 महीने में चाहे गरीब किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगा। ठीक है राजीव जी, कांग्रेस सबक सिखाने की तैयारी कर रही है कि आने वाले 6 महीने में उपचुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, कांग्रेस सबक सिखाएगी साहब आप लोगों को। 6 माह में आप लोग डिरेल हो गए हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, सबक नहीं सिखाना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस को आरोप लगाने के पहले तमाम चीजों की देख लेनी चाहिए। जो कांग्रेस अभी अजय जी तकरीर कर रहे थे, मैं सहमत हूं, आपने महापौर बना लिया अपना जोड़ तोड़ करके, सीधा महापौर का चुनाव भी नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो असली परीक्षा की घड़ी होती है विधानसभा और लोकसभा में, चारों खाने चित। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान कहते थे अवधेश जी 6 सीटें आएगी, शायद 9 सीटें आ जाए, शायद 11 आ जाए। कांग्रेस कहां पर खड़ी है और ठीक है, लेकिन हम कभी लोकतंत्र की शुचिता को स्वीकार करते हैं। जो भी कांग्रेस का मंथन हो रहा है उसमें अमृत निकले, विष निकले, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, वो तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये बात सही है, कांग्रेस 3 बार 2014 से लेकर आज तक आप देखिएगा कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस जहां जहां स्थानीय पार्टियां हैं उनके कंधों पर अपनी बारात निकालती है। कांग्रेस का अपना कंधा कमजोर हो चुका है समाजवादी पार्टी के साथ। एनसीपी और शिवसेना, वो शिवसेना जो चरम हिंदूपंथी और कांग्रेस का एजेंडा है हिंदुत्व का विरोध, उनके साथ कांग्रेस गठजोड़ करती है। केरल की अति मुस्लिम सांप्रदायिक जो पंथी है मुस्लिम लीग, उसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है ताकि अपनी साख बचा ले। इतनी पुरानी पार्टी, इतने बार टूट चुकी है जो पार्टी, वो अपना आत्ममंथन कर ले। आत्मगौरव की बातें, कि बहुत बातें आएंगी, हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष बने, लेकिन कांग्रेस के जितनी मुंडियां उतने गुट है, वो गुटों को संभाल ले आपस में, और कार्यकर्ताओं का जो रोष है उनकी बातों को सुन ले कि पिछले 5 साल में जो रेत की सरकार, घोटाले की सरकार, ठीक है राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास। पहला ही सवाल है, थोड़ा बाकी बातें बचा के रखिए, आगे भी जवाब देना है आपसे आपको। मैं बाबूलाल जी का रुख एक बार कर लेता हूं। बाबूलाल जी, 2 दिनों तक मंथन चलेगा, आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, इससे पहले 4 दिन तक मंथन चला, हार की समीक्षा हुई, बिलासपुर से लेकर कांकेर तक में समीक्षा की गई। आज की बैठक में यह कहा जा रहा है कि सरकार के विफलताओं को सड़क पे उठाया जाएगा, सदन में उठाया जाएगा, बात चाहे कानून व्यवस्था की हो या फिर बलौदाबाजार जैसे घटना की हो या फिर अन्य विषयों को लेके हो। क्या आपको लगता है कि 2 दिनों तक जो मंथन चलना है, पहले दिन में इन एजेंडों पे चर्चा हुई होगी, संगठन को मजबूत करने के लिए भी क्या कुछ तैयारियां चल रही होगी कांग्रेस के भीतर? बाबूलाल जी, देखिए, वर्तमान पर और भविष्य पर और भूतकाल पर मंथन होना है। भूतकाल पे पहले मंथन होना है कि क्या हो गया, कैसे सरकार चली गई, उसके मंथन का जो निष्कर्ष है वो सामने अभी तक आया नहीं है। और जो है दूसरे निष्कर्ष, भविष्य के लिए जो तैयारियां चल रही है, जो आंदोलन की बात चल रही है, जो बातें सड़क तक ले जाने की बात चल रही है, भविष्य के लिए, अगले चुनाव के लिए निश्चित रूप से दोनों मंथन होने चाहिए। मैं इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अगर कांग्रेस के सामने मानता हूं आपसी तालमेल बनाना और बघेल और महंत के अनुभवों का, संगठनिक अनुभवों का बैच द्वारा इस्तेमाल किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है कांग्रेस के संगठन के सामने है। और संगठन की मजबूती जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे मजबूत संगठन करना सबसे महत्वपूर्ण है। बोलने की आजादी के बारे में किसी ने कहा था, सही है, बोलने की आजादी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कांग्रेस में, लेकिन उस आजादी का नाजायज फायदा ज्यादा उठाया जाता है। सही दिशा में बात अगर खुलकर कही जाए तो एक अच्छी दिशा मिलती है। यदि बोलने की आजादी का फायदा कुछ भी बोलने के लिए निकाला जाए, कुछ भी कह देना, या पेट की जितनी भी गड़गड़ाहट है उसको बाहर उगल देने की स्थिति में लाया जाए, तो वो नुकसानदायक होता है। और कई बार ऐसी स्थिति कांग्रेस में आई है। बिल्कुल सही।
मैं जो कह रहा हूँ असली चीज सिर्फ इतनी है बिल्कुल कि सही। अभी तो संगठन को मजबूत करना और आपसी तालमेल बनाने के ऊपर में ध्यान ये इस मंथन में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु आपने बाबूलाल जी कहे हैं कि तालमेल बनाना और पूर्व के नेताओं के अनुभव का लाभ दीपक वैज को लेना, ये बड़ी चुनौती है। अजय जी जरा इसी लाइन पर जवाब दे दीजिए कि ये चुनौतियां कब समाप्त आप लोग करेंगे, कब इन चुनौतियों को समाप्त करके आप संगठन की मजबूती की ओर आगे बढ़ेंगे और कब आप सरकार के खिलाफ धरातल पे आंदोलन करेंगे या सरकार से लोहा लेंगे? अजय जी। और देखिए 2 से 3 बिंदु भी आपने बात उठाई। सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए समीक्षा बैठक में ये निर्धारित किया जाता है कि किस कार्यकर्ता ने, किस जिला अध्यक्ष ने, किस विधानसभा अध्यक्ष ने या किस प्रदेश पदाधिकारी ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठापूर्वक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया, चुनाव को जिताने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। तो अगर ऐसे उम्मीदवार, ऐसे जो कार्यकर्ता है उनको पुरस्कृत करके बेहतर ज्यादा और ज्यादा जिम्मेदारी जाएगी। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उतनी ईमानदारी से अपना निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है तो उनको सजा के रूप में वहां पद से निवृत्त किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हर संगठन की सतत प्रक्रिया है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा पहले वक्तव्य में कि हमारे जितनी मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो या बड़े से बड़े नेता, उनके अनुभव को, उनके सुझावों को पूरी गहन चिंतन के साथ, और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं इस आत्मचिंतन और आत्मचिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी की नई ऊर्जा के साथ यहां साय सका के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक कहना चाह रहा हूं कि अभी आपके उसमें चल रहा था कि हार का ठीकरा, ये कांग्रेस पार्टी एक सामूहिक जिम्मेदारी लेती है। अगर हार हो रहा है तो उसमें कोई बड़ा नेता या छोटा कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है। आने वाले चुनाव के लिए कैसे बेहतर परिणाम आ सकते हैं उस दिशा में प्रयास किए जाते हैं। हमने अच्छे से देखा कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी 15 सीट तक सीमित हो गई, पूरा ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के फोड़ के पद से हटा दिया गया। आज 5 सालों में 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, 6-6 प्रदेश प्रभारी बदलते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को कार्यकाल के पहले हटाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र है। दूसरा महत्वपूर्ण बात आखिरी कह दूं कि 6 महीने के अंदर शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल और अपराध में परिवर्तित कर दिया है। अपने नक्सली नेताओं से अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात, राजधानी में मैंने स्पष्ट रूप से कहा आदिवासी बैठक की पीट की हत्या, बलौदा बाजार की घटना पूरे देश में शर्मनाक घटना है कि एसपी और कलेक्टर के ऑफिस तक जला दिए जाते हैं। रायगढ़ में पत्रकार सत्यजीत घोष की हत्या, राजीव बालोद अंबिकापुर में महिलाओं के साथ यौन शोषण, खरोरा में 27 लाख रुपए की लूट, कांकेर में भाजपा नेता असीम दास की हत्या, ये पूरी लिस्ट में दे सकता हूं। 6 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ का आम आदमी महसूस कर रहा है कि छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ के परिवर्तित कर दिया है। सदन से सड़क की लड़ाई हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, जरा राजीव जी, जब आंदोलन होगा तब तो जवाब आप लोग देंगे, जरा आज भी जवाब दे दीजिए कि 6 महीने में आखिरकार कांग्रेस के पास इतने मुद्दे कैसे हो गए? कैसे कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेके कह रही है कि वो सरकार से तो जवाब मांगेगी? और इतिहास तो इस बात का भी रचा गया कि 2003 में जब कांग्रेस हारी, सत्ता से बेदखल हुई, 3, 8 और 13 में मंथन का दौर इतना लंबा नहीं चला था जितना पहली बार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अजय जी, मैं गलत होऊंगा तो टोक दीजिएगा। राजीव जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, कोई भी सरकार जब नई आती है तो जो एक सिंडिकेट काम करता है, जैसे अपराधियों का सिंडिकेट है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और कांग्रेस शासन में किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती थी, उसे जीरो, थाने में रपट दर्ज नहीं की जाती थी। आज रपट दर्ज की जाती है, संज्ञान लिया जाता है। आज तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि बच्चों सीधा ऑनलाइन रिपोर्ट करिए। तो थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब वो कांग्रेस उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, ये सत्ता का संघर्ष, राजीव जी क्या बदलाव के कारण अपराध बढ़ रहे हैं? कर लीजिए। और देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। अब बताइए ना, हम तो समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद सरकार को अभी पटरी पर दौड़ पड़ी है, अब सुपर एक्सप्रेस के लिए दौड़ पड़ेगी। जो भी कमी बेसी होगी उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन आपका जो ये सत्ता का संघर्ष है, वो सपना 2003 में भी पूरा नहीं हुआ, 8 में भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर आप 18 में आए, आपका चरित्र चाल दिख गया कि आप रेत घोटाले की सरकार हो, शराब घोटाले की सरकार हो, अपराधियों के साथ सिंडिकेट की सरकार हो। और हमारी सरकार जनता को पैसे देने का काम करती है, हमारी सरकार गुड गवर्नेंस पर काम करती है, हमारी सरकार अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रही है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए काम कर रही है, लोन वराटू के लिए काम कर रही है, नियत दल्लार के लिए काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और उसमें जो भी विसंगतियां आएगी निश्चित रूप से आएगी। 5 साल का जो विसंगतियां हैं, जो कचड़े हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो सिंडिकेट है, उसको तोड़ने में वक्त तो लगता है, समय तो लगता है। ठीक है, बिल्कुल समय लग रहा है, बिल्कुल समय देखते आते जाइए। देखिएगा, नगर निगम चुनाव में भी हम जीतेंगे, फिर विधानसभा का उसमें भी हम जीतेंगे, लोकसभा में ये
52 से 99 में आ गए तो ऐसे खुशी मना रहे हैं कि जैसे देश का विजय कर लिया। तो चाहे सत्ता है ना है, भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता के साथ संवाद करना। जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे 6 कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लेकर जाएंगे और जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है अंतिम समाज की अंतिम पंक्ति तक लड़ाई लड़ना, चाहे सत्ता है या बिना सत्ता के, ठीक है, हम वो उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, मैं बाबूलाल जी का रुख कर रहा था। बाबूलाल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों ही दल अपने अपने एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है, लेकिन इन एजेंडों में जो टकरार दिखाई पड़ रही है दोनों ही दलों के आपसी में, कि समीक्षा की जा रही है, एक तरफ एक दल कहता है कि हम दूसरे दल को घेरेंगे, तो दूसरे दल का दावा है कि साहब हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप हमें घेर सके। फिर इस तरह की जो समीक्षा की जा रही है उसका क्या हल होगा? देखिए, घेरा तो सरकार को ही जाता है, जो चलती हुई सरकार होती है, जो सत्ता में होते हैं, घेरते तो उसी को हैं। विपक्ष का काम है घेरना। बाबूलाल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे बाबूलाल जी के पास जाने की। लेकिन अजय जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके वक्तव्य में मैं सुधार दूं। आपने कहा कि रायगढ़ के पत्रकार सत्यजीत घोष की हत्या, मैं करेक्ट कर दूं साहब, वो जीवित हैं। कातिलाना हमला, सॉरी, कातिलाना हमला, कातिलाना हमला हुआ। जीवित व्यक्ति नहीं, को माफी बता देना, कातिलाना हमला हत्या हो जाना बेहद गंभीर है। कातिलाना हमला मुझे चलते डिबेट में मैसेज आ गया कि सत्य घोष जो है, नहीं माफी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कातिलाना हमला किया गया था उनके ऊपर। हाँ, वो बिल्कुल जीवित है, उन्हें कुछ ना, भगवान उन्हें लंबी आयु दे, लेकिन मेरा निवेदन है कि आवेश में आके आप किसी जीवित को मृत न बना दें। कई लोग को मरवा देंगे। ठीक, राजीव जी, बेहद गंभीर मुद्दा है। मैं एक बार अजय जी का रुख करता, फिर बाबूलाल जी के पास हम चलेंगे। अजय जी, ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई कि आप लोग समीक्षा कर रहे हैं, सरकार पे हमलावर होंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस बात का जिक्र किया गया कि मंथन से तो साफ विष भी निकलेगा, उस विष का हलाहल कौन करेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने अपने दूसरे वक्तव्य में कहा कि हार का ठीकरा फोड़ने का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, या किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाल के उसको पद से हटाने का प्रयास, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। लेकिन 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे राजीव चक्रवर्ती लगातार जिस प्रकार का घमंड अहंकार दिखा रहे हैं, जो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, 6 महीने के अंदर, ना मतलब नायडू, नी मतलब नीतीश, 6 महीने के अंदर केंद्र की मोदी सरकार को ये लोग नानी याद दिला देंगे। ये कितने संघ चला पाते हैं गठबंधन की सरकार, ये आने वाला समय देश की जनता बताएगी। आप अयोध्या में नाम पे राजनीति करते हैं, न केवल अयोध्या, प्रभु श्री राम रामवनगढ़ में जहां जहां से गुजरे वहां से आप बुरी तरह चुनाव हारते हैं। आज भी अयोध्या की जनता वो होर्डिंग नहीं भूलती है, जब मोदी के बड़े बड़े साथ में प्रभु श्री राम का छोटा वो हाथ से ले जाते हुए किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने निकाला, इस बात को स्वीकार कीजिए। महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को तोड़ा, वहां से आपको निपटा है। तमिलनाडु में लगातार कई राज्यों में बुरी तरह हार है, 240 में बैसाखी सरकार समझ के आप इसको अपनी सफलता मानते हैं, तो ये आपको मुबारक हो राजीव जी। अजय जी, मैं विशुद्ध रूप से, हम प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं, आप देश के मुद्दे अभी लोकसभा की बात की, इसलिए मैंने कहा कि भैया 55 से 99 की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात करना भी उचित है। इस बात का भी तो जिक्र कर दीजिए ना कि आप 9 थे, आप 2 थे, 2 से 1 पे आ गए। कांकेर पे तो चल रहा है अवधेश जी, देखिए हम 2 सीट पे थे। कोर्ट का मामला है, कोर्ट का कब निर्णय है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार राजीव जी का रुख कर लेता हूँ। राजीव जी, क्या आपको लगता है जिम्मेदारियां तय होगी कांग्रेस के भीतर? इसका हलाहल कोई करेगा या सब अमृत ही लेने के लिए लाइन लगाएंगे? नहीं, सब अमृत के लिए ही लगाएंगे। और मैं तो आपको और भी कहता हूं, देखिए इतिहास है, मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा, कोई अभिमान की बात नहीं कर रहा। जब जब समीक्षा होती है, अजीत जोगी जी अलग हो जाते हैं, विद्याचंद शुक्ल जी अलग हो जाते हैं, शरद पवार जी अलग, ये भूतकाल है कांग्रेस का। अगर जिम्मेदारी तय के धर्मलाल कौशिक जी की बात करते हैं, हमने तो उनको बनाया नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद हम जब समीक्षा किए, हमने दूसरा दायित्व दिया विष्णुदेव साय जी को, बड़ा बखेड़ा मत आया, आपने आदिवासी दिवस मुख्यमंत्री बनाया। अरे हमारी चिंता मत करिए साहब, हम तो प्रगति वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ राजीव जी, अपनी चिंता कर लीजिए। और दक्षिण में बिजमोहन नवाज जो गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है किस प्रकार से ट्विटर में क्रॉप करके हटा दिया जा रहा है बिजमोहन जी को, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख करो, मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच रही है। बाबूलाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो जरा जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेस में जो मंथनों का दौर चल रहा है, आपने तो साहब अविभाजित मध्य प्रदेश के भी चुनाव को बेहतर करीब से देखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2003, 8 और 13 में हार के बाद भी इतना गंभीर मंथन शायद धरातल पे हो नहीं पाया था, जो इस बार मंथन का दौर चल रहा है। क्या लगता है इस मंथन से जो अमृत या विष निकलेगा, क्या होगा उसका? बाबूलाल जी, देखिए, अब तक जितने भी मंथन हमने देखे हैं, न तो विष निकला देखा, न
अमृत निकला देखा, वरना उसका रिजल्ट कहीं बहुत अच्छे से आते हुए दिखाई दिया। बस जो चर्चा होती है उसमें जो बातें निकलती है वो अंदर गई है। तो हम कोशिश करेंगे बाबूलाल जी को कनेक्ट करने की। मैं अजय जी फिर से एक बार आपका रुख कर लेता हूँ। ठीक है साहब, आप विष का हलाहल भी करने के लिए तैयार है, अमृत बटेगा तो उसके लिए भी कतारबद्ध होने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उस उत्साह के साथ आगामी चुनाव में जुटेगी जिसने 2023 के हार में कांग्रेस के भीतर जो एक बड़ा सवाल खड़े कर दिया है? देखिए, हम ये स्वीकार करता हूं जी, हमारे जो परिणाम थे, चाहे विधानसभा की बात करो, लोकसभा की, अपेक्षित परिणाम नहीं आए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कभी हार नहीं मानती है। आज लगातार जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं, ये कार्यकर्ताओं को, जो छोटे से छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक को बैठक में बुला के जो चार्ज किया जा रहा है, मैंने स्पष्ट उससे कहा कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए एक पूरी दमदारी से, पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ एक ब्लूप्रिंट रोड मैप लेके चल रहे हैं। आने वाला समय दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम इतिहास दोहराएंगे, न केवल नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हमारा परफॉर्मेंस शानदार होगा। उदय जी, ठीक है। अजय जी, जरा माफ कीजिएगा, राजीव जी जरा जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस तो साहब हारी है, मतलब ये समझिए कि 2 कदम पीछे हटी है और तेजी से आगे बढ़ेगी कांग्रेस। क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, वो उनकी पार्टी का हाल है, चाहे जो करें, वो समीक्षा करें, स्वागत है। हम तो आज भी जीतने के बाद भी समीक्षा कर रहे हैं। कल हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है जिसमें सारे बूथ प्रभारी से लेकर सारे लोग, 2000 लोग अपेक्षित है, जो मंडल अध्यक्ष। तो ये जो हमारी भी बैठक चल रही है, हम भी बैठक कर रहे हैं कि और कैसे सुधार कर सकते हैं और जनता के साथ कैसे समन्वय बना सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी मुगालते में नहीं रही है कि वो विपक्ष में है तो सड़क ऊपर लेटेंगे। हम भी सड़क में जाने के लिए तैयार है। हमारी सत्ता एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है। हम सत्ता में आने के बावजूद भी लगातार जनता के सतत संपर्क में है। और हम तो कहते हैं जो हमारा एजेंडा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एजेंडा है अंत्योदय योजना, उसके लिए सत्ता तो एक माध्यम है। सत्ता वो राहुल गांधी जी के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बने उस राज परिवार के अलावा या उस रिमोट के अलावा, तो वो उसको भारत विरोधी कह देते हैं, भारत को अलग कर देते हैं, सबकी समीक्षा करते हैं। भारत कोई राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। तो हम उस दृष्टि से नहीं, हम तो भारत को अपना राज्य, हमारा अपना राष्ट्र, उस राष्ट्र को हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सत्ता रहे न रहे कोई बात नहीं, जो सत्ता का संघर्ष नहीं है। कांग्रेस के लिए भारत एक सत्ता का संघर्ष है, उनका संगठन सत्ता का संघर्ष है। हमारे लिए सत्ता माध्यम है, लेकिन हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं ताकि आ जाए, सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है, वो कुछ भी करे। हाँ, लेकिन हर कांग्रेस में जब भी समीक्षा होती है, एक नई ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है और जिसके सामने कांग्रेस गिड़गिड़ाती है कि हमको भी कुछ सीट दे दो। अब ममता बनर्जी कहती नहीं, आप कुछ सीट नहीं देंगे, हम खुद लड़ेंगे। ठीक है, तो ये कांग्रेस के हालात है और हमारी पार्टी के हालत है। हम खुद अपने शर्तों पर अपनी राजनीति। ठीक है राजीव जी, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ बाबूलाल जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो। बाबूलाल जी, क्लोजिंग के समय हम बढ़ रहे हैं, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका कि क्या कांग्रेस को इस तरह की बैठकों से लाभ मिलेगा? बाबूलाल जी, मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष कभी बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं आता। वो पार्टी अपना मंथन करके। बाबूलाल जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। मैं अजय जी 10 सेकंड में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या कांग्रेस को लाभ मिलेगा इस तरह की समीक्षाओं से? 100% अजय जी, जिस प्रकार की समीक्षाएं होती है उसमें अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती दोनों जानने का पक्ष मिलता है। किस प्रकार से कमजोरियों को दूर किया जाए और अपनी मजबूती का किस प्रकार से आने वाले चुनाव में फायदा उठा के बेहतर परिणाम की तरफ पहुंचा जाए, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। मैं 10 सेकंड आखिरी के ले रहा हूं। बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। शराब पे 5 साल तक राजनीति करने वाले लोग, FL10 का जो 22 लोगों का लाइसेंस था, जिसके साथ बॉन्ड तक बढ़ाए गए, आखिर उसको हटा के सरकारीकरण करने का प्रयास क्यों करें? इसी प्रकरण पे आरोप में आप उसको ईडी के धकेल देते हैं और यहाँ पे राजनीति करते हैं शराब पे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है राजीव जी, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। क्या कांग्रेस की इस मंथन से आप लोग अलर्ट होंगे? बिल्कुल अलर्ट होंगे। अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों साथ चलना चाहिए। अगर प्रतिपक्ष मजबूती से सड़क पर रहेगा तो पक्ष भी अपनी कमजोरियों को दूर करके सरकार को गुड गवर्नेंस की ओर लाएगी और सरकार को तेजी से 120 के स्पीड में और आगे बढ़ाएगी सरकार को, जो हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। चलिए, कुल मिला के यह है कि कांग्रेस में महामंथन का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस मंथन से क्या लाभ मिलेगा, अमृत या विष का वितरण भी कैसे होगा, इस पे भी नजर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।